सरकार उस दिन डरना शुरू हो जाएगी कि जब उसको पता लग जाएगा कि आज संपूर्ण भारत के अंदर वाल्मीकियों की 13 करोड़ जातियां इकट्ठी हो गई हैं, लामबंद हो गई है। अगर इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया तो फिर इनका भी एक दल मजबूत हो जाएगा। अगड़ा दलित विरोध के रूप में निकला तो फिर ये सफल क्या था? कोई सफल नहीं था। मेरी नजरों में वो असफल था। ये समाज, ये उपेक्षित समाज, ये अति दलित निचले स्तर का समाज जब तक राजनीति के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाएगा तब तक ये समझ लीजिए कि ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय राजेंद्र सूद जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र सूद जी आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश में जो इस समय वर्गीकरण का माहौल चल रहा है उस माहौल को लेकर आप हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या कहेंगे राजेंद्र सूद जी, जो भारत बंद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया रहेगी भारत बंद को लेकर जो अभी 21 तारीख को हुआ है? देखिए, आपने देखा होगा कि 2018 में जब 2 अप्रैल को भारत बंद बुलाया गया था दलितों के माध्यम से, उस भारत बंद को देखिए और एक आज के भारत बंद को देखिए जो 21 अगस्त को हुआ। 21 अगस्त वाला भारत बंद उतना सफल नहीं है, ये असफल भारत बंद है, क्योंकि उस समय एक यूनिटी थी, दलितों की एक ताकत थी, दलितों का एक बड़ा संगठन था और संपूर्ण दलित एट्रोसिटी एक्ट को लेकर संपूर्ण तरीके से भारत में बंद के लिए निकला था। एक वो था और आज का एक ये दौर है, क्योंकि जब आपस में ही फूट पड़ गई हो और एक ऐसा वर्ग जो सदियों से आरक्षण का टोटली फायदा लिए चला जा रहा था, अगड़ा दलितों में अगड़ा हो गया था, संपूर्ण फायदा लेकर उसने हमारे यानी जो उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, सदियों से जो तिरस्कृत रहा, जिसका तिरस्कार किया गया, जिसको आरक्षण तक नहीं दिया गया, उसके पास आरक्षण की व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाई, उसके खिलाफ वही हमारा अगड़ा दलित विरोध के रूप में निकला तो फिर ये सफल क्या था? कोई सफल नहीं था। मेरी नजरों में वो असफल था और सफलता तो यूनिटी के साथ होती है, एक ताकत के साथ होती है। इसलिए भारत बंद जो बुलाया गया वो असफल भारत बंद था। वर्गीकरण के विरोध में जो सांसद प्रधानमंत्री जी से मिले उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप एक बात देखिए कि दलितों का 90 लोगों का एक शिष्टमंडल, 90 सांसदों का एक शिष्टमंडल जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री से मिलता है, प्रधानमंत्री से किसके विरोध में खड़ा होकर बात कर रहा है? यानी उन अपने छोटे भाइयों के लिए जो शोषित वंचित रहा, उनके विरोध में खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री से हमारे ही सांसद जो हमारे रिजर्वेशन के आधार पर, बाबा साहब के रिजर्वेशन के आधार पर पार्लियामेंट में पहुंचे, वही विरोध करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मिलते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि ये आरक्षण व्यवस्था ठीक नहीं है, ये वर्गीकरण ठीक नहीं है। ये कहां गलत है? अगर मान लीजिए किसी शोषित को, किसी वंचित को जो आज तक इससे बिल्कुल अनभिग रहा हो, जो इस अधिकार से वंचित रहा हो, अगर उसको ये मिलने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का तो धन्यवाद है ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ शब्दों में कहा है कि सरकारें अगर चाहें तो अपने विवेक से, सरकारें अगर चाहें तो अपने बलबूते पर ये आरक्षण वर्गीकरण करके कोटे में से कोटा निर्धारित करके और तमाम उपेक्षित वंचित शोषितों को दे सकती हैं, जिनकी तमाम बहुत सारी जातियां हैं जो ए कैटेगरी में पहले जातियां थी उनको दे सकती हैं। इसमें विरोध तो करना ही नहीं चाहिए, इसमें विरोध की जरूरत नहीं है। क्या लगता है आपको, वर्गीकरण लागू हो पाएगा सर? हाँ, ये आपने बात ठीक कही, क्योंकि वर्गीकरण मुझे नहीं लगता, क्योंकि वर्गीकरण अगर लागू करना है तो बहुत बड़ा एक आंदोलन, दलितों में अति दलित को, शोषितों को बहुत एक लामबंद होने की जरूरत है। और ये पुनः अभी ये छोटे मोटे बंद से कोई इसका मसला हल नहीं होने वाला। छोटे यानी हम अगर मेंबर पार्लियामेंट के सामने जाके अगर थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे तो इससे ये मसला हल नहीं हो पाएगा। संपूर्ण भारत के अंदर शोषितों को, वंचितों को, दलितों को एक तरह से लामबंद होकर, इकट्ठा होकर ये अपने अपने राज्यों में ये आवाज उठानी पड़ेगी। अगर सरकारों के कानों में ये बात पहुंचाने में हम सफल हो गए तब कहीं सरकार थोड़ा सा अपने विवेक को और ध्यान में रखते हुए और सोचे तो वो लागू कर सकती है, अन्यथा इतना आसान भी नहीं है। क्या लगता है वर्गीकरण के बाद जो वाल्मीकि जाति है वो कहीं ना कहीं एक शासक वर्ग बनने की ओर है? क्या आपको ऐसा लगता है?
वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। जितना ये समाज, ये उपेक्षित समाज, ये अति दलित निचले स्तर का समाज जब तक राजनीति के क्षेत्र में कदम नहीं बढ़ाएगा, तब तक ये समझ लीजिए कि ये आगे बढ़ ही नहीं सकता। बाबा साहब ने कहा था ना कि 3 मंत्र, उसमें भी बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षित बनो, यानी सबसे पहले तो शिक्षा को हासिल करो, शिक्षा अपने जहन में उतारो, शिक्षा की डिग्री हासिल करो, फिर संगठित हो जाओ। ठीक, संगठित हो जाओ और संगठित होने के पश्चात फिर संघर्ष करो। संघर्ष किसके लिए करना है? यानी जो आपके अपने अधिकार हैं, जो बाबा साहब ने संविधान में आपको अधिकार दे दिए, उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। और लड़ाई लड़ने के लिए आपको संपूर्ण तरीके से लामबंद इकट्ठे होकर आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं आपको एक स्पष्ट बात कह देना चाहता हूं कि ये सरकारें राजनीतिक भाषा समझती हैं, किसी संगठन की भाषा नहीं समझती। जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, चाहे वो नगर के संगठन हो, चाहे प्रदेश के संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के संगठन बने हुए हो, उन संगठनों की भाषा सरकार नहीं समझती। सरकार जानती है, समझती है राजनीतिक भाषा। जब तक सरकार के सामने कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदी खड़ा होकर आवाज नहीं उठाएगा, जब तक कोई पार्टी उनके सन्मुख खड़ी होकर बात नहीं करेगी, उनकी आंखों में आंख डालकर, तब तक सरकारें घबराया नहीं करती, सरकारें डरती नहीं है। सरकार उस दिन डरना शुरू हो जाएगी कि जब उसको पता लग जाएगा कि आज संपूर्ण भारत के अंदर वाल्मीकियों की 13 करोड़ जातियां इकट्ठी हो गई हैं, लामबंद हो गई है। अगर इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ा दिया तो फिर इनका भी एक दल मजबूत हो जाएगा, तब सरकार डरना शुरू होगी। मेरा तो ऐसा मानना है। तो लीडरशिप आपको नजर आ रही है सर अभी तक? लीडरशिप निकलेगी कहीं ना कहीं से, समाज में कोई लीडरशिप जरूर निकलेगी, हमारा ऐसा विश्वास है, मानना भी है ऐसा, कि ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाएगी, कोई ना कोई लीडरशिप अवश्य निकलेगी। समाज हमारा आज जागरूक है, संघर्ष कर रहा है और रोड पर भी निकल रहा है। और बाबा साहब के मंत्र को अभी समझना जरूरी है। जरूरी इस समय हो गया कि अगर नहीं समझे तो फिर नुकसान हो जाएगा। जितना जल्दी हमारा समाज राजनीतिक मूवमेंट की विचारधारा को समझ लेगा, उतना जल्दी कामयाबी के पथ पर पहुंच जाएगा, मेरा ऐसा मानना है।